हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट 9 है एनवीएस का जो हम कर रहे हैं। ठीक है। और ये है प्रैक्टिस सेट 9 और इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये सभी क्वेश्चन केबीएस के लिए और आने वाले जो भी एग्जाम है आपके पीसीएस के, केबीएस के, पीजीटी के, टीजीटी के, एलटी ग्रेड के एग्जाम जो आएंगे, एलटी ग्रेड की भी आने वाली वैकेंसी सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? सिंधु काल, वैदिक, संगम। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वास्तिक जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, ठीक है, उसका जो उदय हुआ है वो सिंधु काल से ही है। ठीक है। और संध्यावासी स्वास्तिक को पवित्र मानते थे और आज भी हिंदू धर्म में उसे पवित्र माना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पूरा पाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, क्रम अनुसार लगाना है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले पूरा पाषाण युग, फिर उसके बाद आया मध्य पाषाण युग, फिर आया नव पाषाण युग, उसके बाद आता है ताम्र युग। इस तरीके से इसका क्रम लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, भद्रबाहु महावीर 24वें थे और पार्श्वनाथ 23वें थे और भद्रबाहु ऋषभ देव इसमें से देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है। और कुल 24 जो है इसमें तीर्थकर हुए थे। 24वें जो थे ये महावीर थे और ये 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है। और पहले जो तीर्थकर थे वे ऋषभ देव थे। फोर्थ क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज प्रथा, वधु मूल्य यानी वधु को मूल्य लेना, विधवा विवाह, बाल विवाह। और फोर्थ क्वेश्चन है राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बाल विवाह। ठीक है। ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी धातु का सिंधु वासियों को ज्ञान नहीं था? ठीक है। कौन सी धातु जो थी जिसका ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सुरकोटडा, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। गुजरात में कच्छ जिले में है और यहाँ से घोड़े के जो है यहाँ पे अवशेष मिले हैं। ठीक है। और अन्य नगरों के विपरीत यह नगर दो दुर्गीकृत भांगोगढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभक्त था और यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द थे? वेत्ती, शुल्क, सौंदर्य, बिष्टी। ठीक है। और सेवन क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक हुआ 4, वित्ती और बिष्टी। ठीक है। बंधुआ श्रम को वित्ती या बिष्टी कहा जाता था। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी किसके समान नहीं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रेट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किसके समान नहीं थी? तो चीन के समान नहीं थी। बाकी मिस्र के समान, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, क्रेट की सभ्यता इन सब के समान थी। ठीक है। और क्योंकि इन देशों के साथ संधिवासियों को व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था और सिंधु सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है। और 9 क्वेश्चन हो जाएगा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, विद्याधर, जयसिंह सिद्धराज। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज। ठीक है। लोकायत दर्शन, लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चारवाक को, वासवराज को, विलजल को या चन्वासन को? और 10th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चारवाक दर्शन को लोकायत मत भी कहा जाता है। ठीक है। इसे लोकायत मत भी कहा जाता है और यह दर्शन सामान्य जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। चारवाक
और मनुष्य साधारणतया जड़वादी होता है और साधारण जनता का मत होने के कारण अथवा साधारण जनता में फैला हुआ होने के कारण ही यह दर्शन लोकायत दर्शन कहलाता है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? निग्रोथ, मोगलीपुत्तिस, उपगुप्त, वसुमित्र। 11वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, निग्रोथ ने अशोक को जो है इसमें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और अशोक अपने अभिषेक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 264, ठीक है, 8 वर्ष बाद 264 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध की भयानकता का अशोक ने 13वें शिलालेख में वर्णन भी किया है। नेक्स्ट है, उसके बाद ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक के किस अभिलेख में से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? भाब्रू, 13वां शिलालेख, 7वां शिलालेख, ये सभी। तो बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। 12th क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा भब्रू शिलालेख। नेक्स्ट है, 13वां शिलालेख संबंधित है युद्ध से, मूर्तियों से, धर्म में, राज्य से। और 13वां ऑप्शन हो जाएगा युद्ध से संबंधित है, क्योंकि इसमें 8 साल बाद जब कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो उसके बारे में वर्णन, उसकी भयानकता का वर्णन इसमें है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन नहीं था। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व, उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फौजदारी न्यायालय। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? ठीक है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिना, दर्शिका। और 15 क्वेश्चन के राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तीनों ही रचित है, तीनों ग्रंथ। नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो कौन था? राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी, चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क द्वितीय, कनिष्क सेकंड, यानी वासुदेव प्रथम, होबिस्क वासुदेव सेकंड। और 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कालक्रम इस प्रकार हो जाएगा उनका, पहले होबिस्क, फिर कनिष्क द्वितीय, फिर वासुदेव, फिर वासुदेव द्वितीय, यानी पहले थर्ड हो जाएगा होबिस्क, उसके बाद आ जाएगा कनिष्क द्वितीय यानी 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद आ जाएगा वासुदेव प्रथम, फिर वासुदेव द्वितीय। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 17 क्वेश्चन का। ठीक, 18 क्वेश्चन है, कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की थी मगध में, गोरखपुर, पुरुषपुर, इनमें से कोई नहीं। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पुरुषपुर। तो कनिष्क ने अपने साम्राज्य की राजधानी जो है पुरुषपुर यानी पेशावर बनाई थी, और यहाँ पर कनिष्क ने 400 फीट ऊंचा विशाल स्तूप का निर्माण करवाया, जिसकी वेदिका 150 फीट ऊंची थी। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? आयकर, चुंगी कर, भूमि कर। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि कर। ठीक है, नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है शायद पीजीटी या टीजीटी पिछली बार आया भी था ये क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कुलो तुंग। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में है जैन गुफाएं, हिंदू गुफाएं, बौद्ध गुफाएं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी की गुफाएं इसमें मिलती हैं। कुछ जैन गुफाएं भी हैं, कुछ हिंदू गुफाएं हैं और बौद्ध गुफाएं भी हैं वहां पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? होयसल, पांड्य या काकतीय। और 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राज्यपूत निर्माण में संलग्न था? चोल, चेर, पांड्य। और 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक, यानी चोल। ठीक है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में चोल राज्य पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और चोलों के पास अत्यंत गौरव शक्तिशाली नौसेना इनके पास थी। ठीक है, तो चोल राज्य से संबंधित। और 24 क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और हमेशा पूछता रहता है हर एग्जाम में।
तो 24 क्वेश्चन है, इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था पाल प्रतिहार व गढ़वाल, पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट या पाल राष्ट्रकूट और चंदेलों के बीच। और 24 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के बीच ये लड़ा गया था। और हर्ष के पश्चात कन्नौज जो है विभिन्न शक्तियों का आकर्षण का केंद्र बन गया था। और इसे इतिहास में वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्तों के समय मगध का था, यानी मगध बहुत शक्तिशाली जो शासन था वहां का, और मगध की तरह ही बहुत शक्तिशाली राज्य है ये भी हो गया था। और इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी तीन बड़ी शक्तियां थी, जो पाल प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट, तो तीनों में संघर्ष हुआ, और जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है, और लगभग 100 वर्षों तक चलता रहा, इतना लंबा ही चला। ठीक है, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। 25 है, वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, बलबन था ऐसा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, मलिकों द्वारा, खोखरों द्वारा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी कुछ टाइम पिछली वीडियो में भी शायद इसके बारे में जिक्र किया था। और राइट ऑप्शन खोखरों द्वारा मारा गया था 1226 ईस्वी में। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब सिंध नदी के तट पर खोखर नामक लड़ाकू जातियों द्वारा वह मार दिया गया था। ठीक है, कब मारा गया था? 1026। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, चित्तौड़, तेलंगाना। और 27 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला गुजरात, दूसरा रणथंभौर, तीसरा चित्तौड़, फिर जो है तेलंगाना। तो पहले गुजरात पर विजय किया उसने, फिर उसके बाद है रणथंभौर पर दूसरे नंबर पे आता है, फिर तीसरे नंबर पर चित्तौड़, चौथे नंबर पर तेलंगाना। ठीक है, और एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पहली बार किसको विजय किया, तो गुजरात और रणथंभौर में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखें, पहले गुजरात, दूसरे नंबर पर रणथंभौर। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश कर दिया था? धंगदेव, विद्याधर, ननुक, और इनमें से कोई नहीं। और 28 का राइट ऑप्शन जैसा कि बी हो जाएगा, विद्याधर चंदेल शासक। ठीक है, और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था विद्याधर। उसके शासनकाल की घटनाओं के विषय में जो तत्कालीन लेख है और जो मुसलमान लेख हैं उनसे जानकारी मिलती है। और विद्याधर चंदेल ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश किया था। निम्नलिखित में से कौन वह एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, और वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तुगलक नहीं होगा, खिलजी होगा। ठीक है, ये खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1316, ठीक है, 1316 में ये दिल्ली सल्तनत शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दारुल ए हर्ब था। दारुल ए हर्ब, ठीक है, इसमें ठीक से लिखा नहीं गया है, इस तरीके से होना चाहिए, दारुल ए। ठीक है, तो दारुल ए हर्ब था हिंदू राज्य क्षेत्र, मुस्लिम राज्य क्षेत्र, अरब राज्य क्षेत्र, तुर्क राज्य क्षेत्र। और 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदू राज्य क्षेत्र। और दारुल ए हर्ब का मतलब कि तात्पर्य ऐसा था कि हिंदू क्षेत्र जो दारुल ए इस्लाम का, और दारुल ए हर्ब का मतलब हिंदू क्षेत्र, और दारुल ए जो इस्लाम था उसका मतलब था मुसलमान क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उसके बाद आ जाएगा 32 क्वेश्चन। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? सुन्नी और शियाओं के मध्य, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन, रजिया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन
जो है खिलजी। ठीक है, हाँ अलाउद्दीन इसका खिलजी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था। नसीरुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, रेहान, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नसरुद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस सल्तनत कालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहुत बार रिपीट हो गया, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कर नहीं लगाया था? खराज, घरी, किस्मत एक होती, चराई कर। और 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किस्मत एक होती नहीं लगाया था, घरी भी लगाया था, खराज भी लगाया, चराई कर भी लगाया था। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? गुजरात, मालवा, सिंध, लाहौर। और राइट ऑप्शन जी डी हो जाएगा, लाहौर का गवर्नर था बहलोल लोधी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था? हिंदुओं को सजा देना, एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, जनता को संतुष्टि देना, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु। और 37 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। ठीक है, उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा। शेख अहमद सरहिंदी, शेख निजामुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 38 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन चिश्ती। तो उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल रट ले। ठीक है, और 700 इसके बारे में भी पूछा जाता है और अमीर खुसरो के बारे में भी पूछा जाता है। 7 सुल्तानों का शासनकाल वो भी देखा था ये भी, और इनका शेख निजामुद्दीन चिश्ती का वो शिष्य था अमीर खुसरो। ठीक है, तो दोनों के बारे में ये चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है 39, सदर सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था। युद्ध का, व्यापार का, वित्त का, धर्म परमार्थ कार्यों का। 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 39। ठीक है, और ये इसमें नहीं, व्यापार नहीं होगा इसका, धर्म एवं जो परमार्थ कार्यों का। ठीक है, सदर सुदूर होगा जो, वो धर्म के क्षेत्र में। और बादशाह के पश्चात जो सदर सुदूर का, उसमें दूसरा स्थान माना जाता था और उसका कार्य धार्मिक था। वह बादशाह द्वारा धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों, संतों के पालन पोषण के लिए जो दी गई भूमि या प्रबंधक होता था उसका निर्माण करता था वो। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी। ठीक है, इस भाषा का लोकप्रिय नाम था उर्दू, फारसी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ लग रहा है मुझे किसी में, शायद पीजीटी में। तो हिंदी, तुर्की। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उर्दू। ठीक है, शायद नेट में आया था क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है, किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख के जरूर रख लें, रिपीट होता रहता है और याद भी नहीं रहता। और 41 क्वेश्चन है जो, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, लेकिन मुझे भी इस समय ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें से तो नहीं है कोई। लेकिन सती प्रथा का उल्लेख किसने किया था, ये मैं थोड़ा सा चेक करूंगी तो फिर मैं उसमें डाल दूंगी कमेंट में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? ठीक है, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा, ताराबाई, रोशन आरा। तो राइट ऑप्शन 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि रोशन आरा नहीं रही थी, ताराबाई भी रही। ठीक है, और रानी रुद्रमा और रजिया सुल्तान भी थी, और इनके सबके शासनकाल भी दिए हुए 1700 से 1707 और 1260 से 1291 रानी रुद्रमा,
काफी लंबा शासन था। और 1236 से 40 रजिया सुल्तान, प्रथम महिला सुल्तान जो थी वो रजिया महिला शासिका। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 43 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा है। एक बार वो चला गया था, फिर उसके बाद दोबारा वो आया था, तो दोबारा गद्दी पर बैठा था। ठीक है, निम्न को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और 44 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527। 15 मार्च 1627। फिर हुआ था घाघरा का युद्ध 5 मई 1529। 1529। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1558। ठीक है, 29 जनवरी 1558। ठीक है, ये जरूर नोट करके रख लें। तो इस तरीके से हुआ था। और 44 का जब हम राइट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 2 1 4 3। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? अर्जुमंद बानो बेगम, असमत बेगम, नूरजहां, रबिया दुरानी। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 45 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, असमत बेगम। ठीक है, और गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि है उसका आविष्कार नूरजहां की ये माँ थी। ठीक है, नूरजहां की ये माँ थी असमत बेगम, जिसने किया था, और उसी ने इस विधि को अपनी पुत्री नूरजहां को भी बताया था। और 46 क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार कौन थे? तुर्क थे, अरब थे, चीनी, पुर्तगाली। और 46 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? महमूद गजनबी, सुपुतुद्दीन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम। और 47 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था ये। और इसने सिंध को सब पहले विजित किया था, और वही जजिया कर लगाने वाला ये पहला शासक भी है। ठीक है, जजिया कर सबसे पहले इसी ने लगाया था, और 712 में इसने आक्रमण किया था और सिंध को जीत लिया था। नेक्स्ट है, चाचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी देता है? ये भी रिपोर्ट हो गया बहुत बार, सिंध के इतिहास की जानकारी देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, फतुहात ए फिरोज शाही। और एक छोटी पुस्तक है जिसे स्वयं सुल्तान फिरोज शाह ने इसे लिखा था। 50 क्वेश्चन है, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका क्या कारण था? औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाना, संगीत को दरबार में स्थान न देना, औरंगजेब का सात्विक जो जीवन था उसकी वजह से। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन, कट्टर धार्मिक नीति के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन सात्विक जीवन से भी कहा जाता है। तीनों चीजें मिला के हैं, इसमें कोई राइट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। और उसे इसलिए भी कट्टर धार्मिकता के कारण भी, और जो उसका सात्विक जीवन था उसकी वजह से भी, और संगीत में इनकी वजह से। ठीक है, तो मेन है कि औरंगजेब का जो सात्विक जीवन था उसकी वजह से उसको जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, और 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो उसका
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।